हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे द्वारा चैनल के द्वारा मैथ का सेशन चलाया जा रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का हम लोगों का सेशन है, आज हम लोग मैथ का सेशन में पढ़ाने वाले हैं। क्या है आज का सेशन? तो आज का सेशन हम लोगों का है डिस्काउंट। ये मैथ का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। शुरुआत करते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये बट्टा यानी छूट है क्या, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो ये जो छूट है, विक्रेता जो है बेचने वक्त, विक्रेता यानी जो दुकानदार है बेचने वक्त जो है अंकित मूल्य से जितना राशि कम कर देता है, जितना राशि में वस्तु को बेचता है कम राशि में, उसे ही क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। तो छूट किसे कहते हैं? विक्रेता बेचने वक्त अंकित मूल्य से, विक्रेता जो है बेचने वक्त अंकित मूल्य से जितनी कम राशि में वस्तु को बेचता है, क्या कहलाता है? छूट प्रतिशत छूट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी एमपी, ये सब को आगे इन सब से आपका मुलाकात होगा। तो पहले आप जान लीजिए इन सब को। मार्क प्राइस यानी क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, या फिर क्या होता है? छपा हुआ मूल्य होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एसपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एसपी यानी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। इसके बाद आता है सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी क्रय मूल्य। आरपी यानी होता है रिटेल प्राइस। ठीक है, सूची मूल्य इसे कहते हैं। प्रतिशत डिस्काउंट की बात करें तो प्रतिशत डिस्काउंट 100 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जितना छूट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत डिस्काउंट कहते हैं। तो प्रतिशत डिस्काउंट किसे कहते हैं? तो 100 रुपया के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जितना छूट मिलता है, जितना छूट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रतिशत डिस्काउंट की गणना जो है एमपी यानी मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में किया जाता है। प्रतिशत डिस्काउंट की गणना जो है मार्क प्राइस यानी एमपी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला बात कर लेते हैं डिस्काउंट में एमपी के 1% से भाग देने पर डिस्काउंट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट में एमपी के 1% से भाग देने पर, एमपी मान लिया जाए जैसे 1,000 रुपया है, उसका 1% से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? प्रतिशत डिस्काउंट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में है आपका एमपी दिया है 500 रुपया, एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 400 रुपया।
तो नुकसान कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया। और एमपी के 1% से भाग दे दीजिए। एमपी 500 रुपया है, उसके 1% से भाग दे दीजिए, तो 5 बचा है, तो 5 से भाग दे दीजिए, सीधे डायरेक्ट आपका प्रतिशत डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बना हुआ है आपका पूरे डिटेल में बारीकी से। चलिए अगला प्रश्न कहता है एमपी 1000 है और सेलिंग प्राइस 800 है, तो प्रतिशत डिस्काउंट बताइए। तो 200 रुपया नुकसान हुआ, एक एमपी के 1% से भाग दे दीजिए, प्रतिशत डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया, तो 20/10, 20% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, प्रतिशत डिस्काउंट रुपया में जो छूट मिला और बटा अंकित मूल्य यानी एमपी का 1% से भाग लगा देना है। ठीक है, 10% डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है? तो 10% डिस्काउंट का अर्थ होता है 10% डिस्काउंट का अर्थ होता है एमपी मान ले जाए 100% है, 10% डिस्काउंट दिया तो दुकानदार का एसपी हुआ 90%। ठीक है, दुकानदार का एसपी हुआ कितना? 90%। ठीक है, और ख़रीदार का सीपी कितना हुआ? 90%। ठीक है, तो ये बात को आप ख्याल रखेंगे। एमपी एमपी से अगर एसपी लाना रहे दुकानदार का तो होल वैल्यू सीधा होगा, अगर एसपी से एमपी लाना रहे तो प्रतिशत डिस्काउंट होल वैल्यू उल्टा होगा। अब बात कर लेते हैं बट्टा का। बट्टा कितने प्रकार का होता है? बट्टा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला व्यापारिक बट्टा या फिर इसे व्यावहारिक बट्टा कह सकते हैं। पहला क्या है? व्यापारिक बट्टा या फिर क्या कह सकते हैं? व्यावहारिक बट्टा। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या है, अब आगे थोड़ा जान लेते हैं। तो दूसरा आ जाता है नगद बट्टा। पहला क्या है? व्यापारिक बट्टा, दूसरा क्या है? व्यावहारिक बट्टा। ठीक है, और दूसरा है नगद बट्टा। या इसका क्या क्या प्रोसेस है, आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो बात कर लेते हैं आपका व्यापारिक बट्टा की बात करें, तो व्यापारिक बट्टा की बात करें तो व्यापारिक बट्टा क्या होता है? तो व्यापारिक बट्टा में बट्टा का क्या उद्देश्य होता है? तो बट्टा का उद्देश्य होता है बट्टा का वैसा रूप जिसका उद्देश्य होता है क्या? व्यापार को बढ़ावा होता है, व्यापार को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक बट्टा। यह जो है ग्राहक को डिस्काउंट एमपी पर डायरेक्ट दे दिया जाता है, नगद भुगतान करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आगे बात कर लेते हैं नगद बट्टा। नगद बट्टा की बात करें तो बट्टा का वैसा रूप जिसमें क्रेता यानी खरीदार जो है जल्दी से जल्दी चाहता है कि वह पैसा भुगतान कैसे करवाया जाए, इसका उद्देश्य यही रहता है, उसे क्या कहते हैं? नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है, देखिए नगद बट्टा क्या होता है जो कि अभी हम आपको बताएं। बट्टा का वैसा रूप होता है जिसमें क्रेता खरीदार से जल्द पैसा भुगतान करवाना उसका उद्देश्य होता है, क्या कहलाता है? तो नगद बट्टा कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं बीजक के बारे में। बीजक क्या है? तो बीजक जो है एक प्रकार का सूची है, शेड्यूल है। ठीक है, तो बीजक क्या है? एक प्रकार का शेड्यूल है यानी सूची है जिसमें माल या फिर वस्तु का पूरा पूरा ब्यौरा या फिर विवरण दिया रहता है। जैसे बीजक में दिया गया शर्त है, अगर आप नगद पेमेंट कर देते हैं तो 10% का छूट मिलेगा। ऐसे ही आगे थोड़ा सा बताते हैं ये सब क्या है। 8/5, 5/10, N/15। ठीक है, तो देखिए
यहाँ लिखा है यदि क्रेता यानी खरीदार जो है नगद भुगतान करता है तो उसे कितना परसेंट का छूट मिलेगा, उसी समय 10% का। अगर दुकानदार भुगतान ना करके 5वें दिन भुगतान करता है तो उसे करने पर उसे 8% का छूट मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट का छूट मिलेगा, 8% का छूट मिलेगा। ठीक है, अगर अगर खरीदार जो है 6ठे दिन से लेकर के 10वें दिन तक पेमेंट करता है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, तथा 11वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक अगर वो पेमेंट करता है तो कोई छूट नहीं मिलेगा क्रेता को। ठीक है, तो ये था इसका मतलब, नगद पेमेंट करेगा 10% छूट, और पहला दिन से लेकर 5वां दिन तक के अंदर में करेगा तो 8% छूट, और फिर इसके बाद ऐसी ही प्रक्रिया जो कि है आप देख सकते हैं। चलिए अब समतुल्य बट्टा देख लीजिए। समतुल्य बट्टा या फिर एकल बट्टा या फिर इसे अंग्रेजी में इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा या फिर एकल बट्टा। ठीक है, कह रहा है यदि दो या दो से अधिक बट्टा इस प्रकार हो कि पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य पर ही छूट की गणना किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त कुल समतुल्य बट्टा। तो आगे देखते हैं इसको। अगर मान लिया जाए एमपी 100 रुपया है तो एमपी पर पहला छूट मिला 10%, तो 90 रुपया हो गया। अब इसी पे 90 रुपया पे ही 20% का छूट मिला, ना कि 100 रुपया पर। ठीक है, 90 रुपया पर ही 20% का छूट मिला यानी 72 रुपया। तो समतुल्य बट्टा कितना हुआ, 28%। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये, यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा, ए बी फॉर्मूला। तो यहाँ केवल याद रखना है, हमने आपको बताया था परसेंटेज में कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होता है, लेकिन यहाँ केवल बीच में यहाँ माइनस रहेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न है 10% एवं 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 10% एवं 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, क्या होगा। तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। अब मान को बैठा दीजिए, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटा 100। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 28%। आप चाहें तो सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, 10% छूट और 20% छूट। तो 10% छूट यानी 9/10, 20% छूट यानी 4/5, और माइनस कर दीजिए, इसके बाद गुना कर दीजिए 100 से। तो ये आपका कीजिएगा तो आपका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 14/50 गुना 100, 50 दूना 100, 14 दूना 28। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 10% का बट्टा मिला है, 20% का बट्टा मिला है, 25% का बट्टा मिला है। तो यहाँ तो 3 गो है तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको ऐसे ही बनाना होगा। ठीक है, तो 9/10, 4/5 गुना 25% छूट यानी 3/4, और -1 और गुना 100 कर दीजिए। यहाँ आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा 27/5 माइनस 27/50 -1 गुना 100। एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 23/50 गुना 100, 50 दूना 100, 23 दूना 46% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 15% एवं 13% का छूट का एकल बट्टा ज्ञात करिए। तो ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, तो 15 प्लस 13 माइनस 15 गुना 13/100, 15 और 13 28, बीच में माइनस, और 15 गुना 13 195/100। ये कैलकुलेशन करने के बाद 26.5 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, यहाँ कुछ फैक्ट हैं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। कह रहा है कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। तो कह रहा है ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी जो है फायदेमंद होगा। तो देख लीजिए कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। तो कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। तो कह रहा है यहाँ पहले आप पढ़िए, यहाँ
यदि बट्टा श्रेणी योगफल अगर समान है उसका, बट्टा श्रेणी का योगफल अगर समान है तो जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा, यदि बट्टा श्रेणी का गुणनफल समान है, सॉरी, योगफल समान है, यदि बट्टा श्रेणी का योगफल जो है समान है तो जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। यदि बट्टा श्रेणी का योगफल जो है समान है तो जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे योगफल समान है, 10 और 20 जोड़िएगा तो 30, 25 और 5 जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा। योगफल अगर समान है तो गुणनफल जिसका कम रहेगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। गुना कीजिए तो 20 दहा का 200 आ जाएगा और 25 पचे 125। तो सेकंड वाला है जो कम है, तो दूसरा वाला बट्टा जो है ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा लेकिन दुकानदार के लिए घाटा होगा। ठीक है, तो ये आपसे ग्राहक के संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो जो बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा वह दुकानदार के लिए हानिप्रद होगा। ठीक है, बट्टा श्रेणी में छूट को आगे या पीछे करने से समतुल्य बट्टा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट्टा श्रेणी में छूट को आगे या फिर पीछे करने से बट्टा श्रेणी पर कोई प्रभाव, समतुल्य बट्टा श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है निम्नलिखित में से अधिकतम छूट वाला श्रेणी ज्ञात करें। तो यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद 45 आ जाएगा। ये सबको भी जोड़िए तो आ जाएगा 45, ये सबको भी जोड़िए तो आ जाएगा 45, ये सबको भी जोड़िए तो आ जाएगा 45। लेकिन यहाँ आप गाइड करेंगे कि यहाँ सभी अंक सभी में समान है। 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, 15 यहाँ है, 15, 10 यहाँ है, 10, 15 यहाँ है, 15 है, 10 है, 20 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये अंक समान है, केवल आगे पीछे किया हुआ है। लेकिन इसके पहले वाला जो बताए थे, देखिए अंक यहाँ चेंज है, यहाँ 10 है और 20 है, 25 है, 5 है। तो अगर अंक चेंज है तो जिसका, लेकिन योगफल समान है और जिसका गुणनफल कम होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ अंक भी समान है और योगफल भी समान है, गुणनफल भी समान ही होगा, तो सभी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने में 30% का छूट तथा 15% का क्रमिक छूट देता है तो उसे 476 रुपया में 476 रुपया प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, यानी होल वैल्यू उल्टा करना होगा। 476 रुपया प्राप्त हुआ उसे, 30% छूट दिया, 7/10, होल वैल्यू उल्टा तो 10/7। ठीक है, 15% छूट तो 85/100, 17/20, होल वैल्यू उल्टा 20/17। काट दीजिए इसको, काटने के बाद 4 मार्क में कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 800 रुपया। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया, फिर 12% का बट्टा दिया, रेडियो को 704 रुपया उसे बिक्री किया। ठीक है, तो कह रहा है उसका अंकित मूल्य, होल वैल्यू उल्टा कर दीजिए, 4/5, 20% का 4/5 का होल वैल्यू उल्टा 5/4। ठीक है, इसके बाद 12% छूट 88, 22/25, तो 25/88 कर दीजिए, 25/22 कर दीजिए। ठीक है, 22 चौके 88, 88 कट जाएगा, ये पूरा कटने के बाद आपका आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो 8 गुना 5 गुना 25 कर दीजिए, 1000 रुपया उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक व्यापारी जो है, एक व्यापारी क्या करता है, तो एक व्यापारी अपने सामान के लागत मूल्य पर 30% अधिक अंकित मूल्य करता है और उस पर 20% की छूट देता है। तो ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 30% अधिक छापा प्लस 30%, फिर इसके बाद 20% छूट दिया तो -20, तो प्लस माइनस माइनस 30 गुना 20/100। ठीक है, काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4%। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। एक मोबाइल फ़ोन को 12,400 रुपया है, दुकानदार उसे 30% की छूट पर देता है, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पूछा है तो होल वैल्यू सीधा ही होगा, 30% छूट दिया, 7/10 काट दीजिए, 0 से 0, 8680 रुपया आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका डिस्काउंट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक। आपको बताएंगे कैसा लगा यह टॉपिक। तो आपका सेशन यहीं तक आज रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।